नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव में उसने इतिहास रचा है। 182 सीट में से सबसे अधिक, अब तक की सबसे अधिक सीटें हासिल करने वाला गुजरात में जो चुनाव हुआ है वो इस बार हुआ है। हम बात करें तो 1985 में 149 सीट लेकर कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली पार्टी बनी थी और आज की तारीख में हम बात करें तो 156 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। आज हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष नारायण पटेल जी और कांग्रेस की ओर से हमारे पास अमीनुल सूरी जी है। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में बात करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। आज हम शुरुआत सबसे पहले तो हम कांग्रेस से ही करें क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत समय है बोलने का और काफ़ी सारी बातें हैं बताने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो गुजरात में किया है वो शायद ऐतिहासिक है और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो जीत हासिल करी वो शायद मेरे ख्याल से अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। सूरी जी, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात चुनाव में एक बहुत बड़ा मार्जिन के साथ में, बहुत बड़े कांग्रेस के अंतर के साथ बोले तो एक इतिहास रचा है और 182 सीट में से लगभग 156 सीटें उनके पास में पूर्णतः आती दिख रही है। तो क्या कहेंगे कि किस तरह का चुनाव रहा और कांग्रेस कहां पिछड़ गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और को बहुत बहुत मुबारकबाद गुजरात के लिए। जनादेश जनता ने दिया। अगर गुजरात की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को वापस मौका दिया और 1985 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित होंगे, पर इस पूरे चुनाव को आपको 3 परिप्रेक्ष्य में लेना होगा। ये चुनाव होने से पहले दिल्ली की एमसीडी पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, गुजरात विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी काबिज थी। जब इनके परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 जगह झटके लगे। हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार चली गई, एमसीडी 15 साल बाद काबिज रहने के बाद दिल्ली जैसे महानगर की वो हार गए और सिर्फ उनके पास गुजरात बचा थंपिंग मेजोरिटी के साथ, जिसकी मैं पहले ही तारीफ कर चुका हूं। तो 2 जगह नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने भोगा। और अगर गुजरात नरेंद्र मोदी जी की सफलता है तो हिमाचल प्रदेश किसकी असफलता है? ये भारतीय जनता पार्टी के मेरे विद्वान मित्र बैठे हैं, वो बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, जो खुद हिमाचल प्रदेश से आते हैं, उनके गृह प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की क्यों हार हुई? कहा जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर जाएगी, उत्तराखंड में जैसे इतिहास रचा, अन्य राज्यों में रचा वैसा कर लेगी। क्यों नहीं कर पाई? हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में सर्वाधिक रैलियां अगर किसी बड़े नेता ने की हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर गुजरात में वो हिट हुए तो हिमाचल प्रदेश में क्यों फ्लॉप हुए? जितने बड़े नेताओं ने रैली की उसमें सर्वाधिक रैली मोदी जी की है हिमाचल प्रदेश में भी। ये तो एक परिप्रेक्ष्य हो गया कि हिमाचल में सरकार हमारी बन गई, एमसीडी आम आदमी पार्टी लगी और गुजरात बचाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई। दूसरे विषय पे हम आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2 फॉर्मूले के तहत उन्होंने ये चुनाव लड़ा। पहला फॉर्मूला था गुजरात के अंदर चुनाव से 1 वर्ष पूरा कैबिनेट बदलना, मुख्यमंत्री को बदलना, और हिमाचल प्रदेश में विरोध होने के बाद भी जेपी नड्डा जी के वीटो के कारण जयराम ठाकुर और मंत्रिमंडल को ना बदल के वहां पे करना। तो वो ना बदलना तो फ्लॉप हो गया, हिमाचल प्रदेश आप हार गए और गुजरात आप जीत गए, आपका फॉर्मूला हिट हुआ। तो अब क्योंकि आगामी चुनाव मध्य प्रदेश में है, तो क्या मध्य प्रदेश में गुजरात फॉर्मूला रिपीट करने जा रही है? उसकी सक्सेस को देखते हुए क्या गुजरात की सक्सेस को यह माना जाए कि शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है? पहला सवाल मेरे भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र से। दूसरे विषय पे हम गंभीरता से जाएं कि कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार 77 सीटों तक पहुंची, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है कि पिछली बार के मुकाबले और इस बार में हम इतने कम क्यों रहे। 60 सीटें कम। निश्चित तौर पे बहुत सीटें कम हुई, लगभग 15% वोट कम हुआ। एक अगर हम हमारी जिम्मेदारी से भागना चाहें और तो स्पष्ट तौर पे वो कारण है कि आम आदमी पार्टी ने हमारा वोट लेने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति काम आई, बीजेपी का छोटा रिचार्ज वहां पे गुजरात में सक्सेसफुल। छोटा रिचार्ज कैसे कहेंगे आप इसको? उसको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं कि क्यों चुनाव लड़ाए जा रहे थे। जिस कैंडिडेट कांग्रेस की जाति का जो कैंडिडेट था, आप देखिए भारतीय आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की जाति लिस्ट निकाली है।
जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस के जिस जाति का कैंडिडेट था उसी जाति के कैंडिडेट को वहां टिकट दिया गया। जब इसको अपन बड़े स्वरूप पे विश्लेषण करेंगे तो ये चीज आपको मेरी स्पष्ट रूप से नजर आएगी। ये तो हो गया कि आपने मान लिया आम आदमी, पर आप इससे भाग नहीं सकते। अब 1985 में जब खाम बनाया था माधव सिंह सोलंकी ने, कांग्रेस ऐतिहासिक जीत दर्ज की सबसे बड़ी जीत थी वो, मतलब उसी पे मैं जाना चाह रहा हूं। उस समय भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था, 11 सीटें लेके भारतीय जनता पार्टी 1985 में आई थी। तो आज हम वहीं आके खड़े हो गए गुजरात में, जहां लगभग 1985 में भारतीय जनता पार्टी थी और भाजपा वहां आके खड़ी हो गई है जहां पे कांग्रेस पार्टी थी। तो हमको यहां से सबक लेना है और 5 साल में वापस अपने कैडर को तैयार करके गुजरात में सत्ता बनानी। आपने कहा, मैं आपकी बात पे आऊंगा, आपसे कुछ सवाल मेरे हैं जो आपने जवाब दिए उसके सवाल भी लूंगा। इस वक्त हमारे साथ नारायण पटेल जी भी, भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये गुजरात के चुनाव प्रचार में भी थे और इनके पास में जो थी गोधरा विधानसभा सीट और उसके आसपास के जो क्षेत्र वो उनके जिम्मे किए गए थे। और क्या रहा गुजरात चुनाव के दौरान का उनका जो अनुभव, किस तरह का अनुभव रहा और क्या कहते हैं कि गुजरात चुनाव क्या संदेश देना चाहता है, क्या जो उसका निर्णय है क्या संदेश देना चाहता है। नारायण जी, आपको सबसे पहले तो खबर मध्य प्रदेश की तरफ से बधाई। गुजरात में आपकी मेहनत रंग लाई और गुजरात में आपने जो है चुनाव जिस हिसाब से आपने प्रचार, जिस रणनीति से लड़ा था, उस वो रणनीति पूरी तरह से काम ही नहीं बल्कि वो कई गुना आपकी जो उम्मीदें थी उससे पे खरी उतरी। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप गुजरात चुनाव के परिणाम को? गुजरात चुनाव का परिणाम बेहद खुश करने वाला परिणाम है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और वह जनता का जो अपार स्नेह और प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिला, इसलिए मैं गुजरात की जनता को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। वैसे गुजरात को अगर समग्र रूप से देखा जाए तो मैं विगत 3 महीने से गुजरात में हूं। पार्टी की व्यवस्था के रूप में गोधरा विधानसभा में मैं कार्य कर रहा था और वहाँ विभिन्न बड़ौदा, कलोल, हलोल, पंचमहल जिले की और विधानसभाओं में के कार्यकर्ताओं से भी मिलना हुआ और समग्र रूप से वहाँ देखा जाए और चर्चा करने में आया कि वहाँ का जो संगठन का कार्य करने की शैली है वो बहुत ही प्रेरणादायी है और आदर्श है। वहाँ सत्ता और संगठन समानांतर रूप से चलते हैं और एक दूसरे का सहयोग लेते हैं। कोई भी किसी को ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करता। विकास और सरकार की बात करें तो सरकार अति संवेदनशील सरकार है। निचले तबके तक भी, पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत तक के कार्यकर्ताओं को और सदस्यों को अधिकार है और उनके द्वारा जो समर्थन दिया जाता है या जो काम किया जाता है वो सरकार बाकायदा करती है। बहुत बढ़िया समन्वय के साथ काम करती है और विगत 1985 से 1980 से जब तक भारतीय जनता पार्टी बनी 10 चुनाव हुए, उसमें से 7 चुनाव हमने जीते और सर्वाधिक सीट प्राप्त की। इसके लिए वहाँ की जनता और कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। आपको कहाँ लगता है कि कांग्रेस के जो संगठन में की जो एकता में कमी है, या आपको कहाँ लगता है कि कांग्रेस कहाँ पिछड़ रही है कि कांग्रेस विपक्ष में भी कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आती? कहाँ कमी लगती है आपको कांग्रेस में? कांग्रेस के बारे में चर्चा करें तो यही सामने आएगा कि कांग्रेस बीजेपी के दोष जरूर देखती है, लेकिन कांग्रेस विपक्ष, इतनी बड़ी विपक्षी दल, क्या सत्ताधारी पार्टी रही, बाद में विपक्षी दल रही, लेकिन वो विपक्षी दल का दर्जा भी धीरे धीरे खोती जा रही है और उसको रिप्लेस करने के लिए अब ये कह रहे हैं कि आप पार्टी ने हमारा वोट ले लिया। तो आप पार्टी ने वोट ले लिया, वो हो सकता है क्योंकि बीजेपी का भी वोट वहाँ गया, लेकिन क्यों ले लिया? हमारा तो वोट बड़ा, हमारा भी, हम लोकल वहाँ थे, हमको लोगों ने बोला कि हम आप पार्टी को देंगे क्योंकि वो रेवड़ी बांटने की उन्होंने जो फहरिस्त तैयार की थी उस चक्कर में हमारे भी वोट प्रभावित हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सकारात्मक वोट पड़ा और 4% वोट पिछले चुनाव की तुलना में 2017 की तुलना में बढ़ा। तो लेकिन कांग्रेस का घटा। अब कांग्रेस का घटा तो कांग्रेस का क्यों घटा, इस पे चिंतन कांग्रेस को करना चाहिए और दूसरों को देखना नहीं चाहिए। हम प्रचंड जीत के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विराट व्यक्तित्व, एक विराट जन समर्थन पाने वाले एक वैश्विक नेता के समर्थन में जनता ने अपार प्यार और स्नेह दिया है, इसलिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। आप गुजरात चुनाव प्रचार में थे, लोगों से मिले वहाँ गुजरात में क्या प्रमुख मुद्दे क्या थे? क्या स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया या नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने था, मोदी लहर आपको दिखी वहां, या स्थानीय मुद्दे जो वहां विकास, नरेंद्र मोदी का विकास काम आया? गुजरात का अगर विकास देखा जाए तो वो अग्रणी प्रदेश पहले से ही रहा है, लेकिन अभी सहकारिता क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वहां पर बहुत तेजी से विकास हो रहा है। आज सरदार सरोवर बांध के निर्माण होने से जो मुख्य केनाल सरदार सरोवर से कच्छ और भुज तक गई है, सौराष्ट्र तक गई है,
उसमें उस केनाल को हम मेरी विधानसभा से होके गुजरी है, इसलिए मैं उस केनाल पे गया था। वहाँ के लोगों ने बताया कि 11,000 क्यूसिक पानी पर सेकंड यहाँ से बहता है, एक नदी का रूप है। उससे कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल आया है। लोगों ने बड़े बड़े क्षेत्रों में जहाँ पर बिल्कुल सूखा पड़ता था, अकाल पड़ता था, वहाँ पर भी खेती और फसलें लहला रही है। सहकारिता क्षेत्र में, डेयरी उद्योग में बहुत विकसित प्रदेश हो रहा है। और इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी देखा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गुजरात सबका पसंदीदा स्टेट है। वहाँ की जनता, वहाँ का आम कार्यकर्ता बहुत मेहनती है और एक आदर्श मॉडल हमारे संगठन का भी वहाँ है। उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी जीती। और नेतृत्व के नाम में तो नरेंद्र मोदी जी का कोई सानी नहीं। उनका नेतृत्व विराट व्यक्तित्व है, लोकप्रिय नेतृत्व है और उनको बहुत दिल से चाहता है। एक एक कार्यकर्ता उनको दिल से चाहते हैं, इसलिए वहां से प्रचंड विजय। सूरी जी, आपने बात करी कि नरेंद्र मोदी की 100 सभाएं हुई, हिमाचल प्रदेश में भी कई सभाएं हुई, तो कांग्रेस को कहाँ रोका था कि कांग्रेस अपनी सभाएं न करे? जो राहुल गांधी की जो सभाएं थी या राहुल गांधी का जो दौरा था, वो दो मात्र गुजरात में 2 बार वो गुजरात गए, उसके अलावा किसी भी बड़े नेता का दौरा नहीं हुआ। यही तकलीफ है। मैंने बोला गुजरात में भी नरेंद्र मोदी जी ने सर्वाधिक सभाएं की, हिमाचल में भी की। अगर नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जीत है तो फिर हिमाचल की हार किसकी है? ये मेरे मित्र ने जवाब नहीं दिया। अभी हम ज्यादातर तो गुजरात की बात करेंगे क्योंकि ऐतिहासिक जीत है। हिमाचल पे भी आएंगे तब हम उस पर भी थोड़ा नहीं। अभी गुजरात की बात करें तो गुजरात में राहुल गांधी ने जो अपने दौरे क्यों नहीं किए या बड़े किसी नेता ने दौरे क्यों नहीं किए? प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई? प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में पूरे समय लगी रही, लेकिन गुजरात में क्यों ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, प्रियंका जी हिमाचल प्रदेश क्यों गई? पहली बात, प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और हिमाचल प्रदेश में उनका घर है। प्रियंका जी का अगर कहीं घर है, स्थायी घर है, तो वो हिमाचल प्रदेश में शिमला में, वो वहाँ की निवासी हैं। इस नाते वो हिमाचल प्रदेश में प्रचार करने गई। उनका दायित्व उत्तर प्रदेश तक है क्योंकि वो वहाँ की निवासी हैं, इसलिए वो हिमाचल प्रदेश गई और परिणाम है हमारे यहाँ हार भी सामूहिक है और जीत भी सामूहिक है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे नेता, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री पूरे समय गुजरात में रहे। सभी वरिष्ठ नेता अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और चुनाव क्षेत्र में मौजूद रहे। राहुल गांधी जी इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, 35 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 22 किलोमीटर रोज चल रहे हैं। उस बीच में उनका जाना संभव नहीं था। उसके बीच में भी उन्होंने एक दिन समय निकाल के, क्योंकि वो वहां पे 2 सभाएं लेने गए। अब छोटी सी बात है कि आपने बताया कि राहुल गांधी ने सभाएं नहीं की, कोई बड़े नेता ने, क्या पहले से गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस ने हार मान ली थी इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करी उन्होंने? देखिए, राहुल गांधी ने तो हिमाचल प्रदेश में भी सभा नहीं ली। प्रियंका गांधी तो पूरे समय रही, मतलब नहीं, प्रियंका गांधी ने 8 सभाएं ली हैं। नहीं, फिर और भी नरेंद्र मोदी जी ने 32 सभाएं ली हैं। छोटा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने 32 चुनावी सभाएं ली हैं। प्रियंका गांधी ने 8 चुनावी सभाएं ली हैं और राहुल गांधी ने तो एक भी सभा नहीं ली। अगर राहुल गांधी जी ने सभा गुजरात में नहीं ली, हम हारे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में भी नहीं ली। तो ये कहीं भी इस पैमाने पे सही नहीं उतरता है कि राहुल जी नहीं गए, इसके कारण गुजरात में परिणाम नहीं आए। आप इस बात का जवाब दीजिए कि आपको लगता है कि जो कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है या केंद्रीय संगठन है उसने मेहनत नहीं करी गुजरात में, इसलिए चुनाव परिणाम बहुत ज्यादा हद तक भाजपा के पक्ष में रहे? राजनीतिक दल बनाते हैं इसलिए कि चुनाव का सामना करना पड़े, और चुनाव में ही जो नेता भाग खड़े हों और जो डिफेंसिव हो जाए, वो उस पार्टी का तो भगवान ही मालिक है। और हिमाचल प्रदेश की जहाँ तक बात है, हिमाचल प्रदेश का ट्रेंड रहा है, एक अल्टी पल्टी होता रहता है जैसे राजस्थान में होता है, लेकिन हम वहाँ भी नेक टू नेक रहे हैं। बहुत ज़्यादा सीटों का अंतर नहीं हुआ। जिस प्रकार से कांग्रेस की दुर्गति गुजरात में हुई है, ऐसी हमारी स्थिति वहाँ नहीं है। हम वहाँ भी बहुत सम्मानजनक तरीके से चुनाव 26 सीट आए हैं, लेकिन देखना यह है कि इनका बहुमत ये कैसे संभाल पाते हैं। एक मिनट में जवाब देना चाहता हूं। 2017 में जब कांग्रेस 22 सीटें लेके आई थी हिमाचल प्रदेश में, और आज भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें लेके आई, तब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को धराशायी कर दिया था हिमाचल में, और आज 3 सीटें ज्यादा लाके सम्मानजनक लड़ाई में है भारतीय जनता पार्टी। हम 22 लाए तो आपने धराशायी हो गए। मैंने नहीं कहा कोई 22 सीट में भारतीय जनता पार्टी के 2017 सवाल पैदा कर रहे हो और अपने जवाब दे रहे हो। बताना चाह रहे हैं कि 2017 में हिमाचल कांग्रेस हारती है और 22 सीटें लाती है तो वो धराशायी हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें लाती है तो वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ती है। अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार की जिम्मेदार कौन है।
गृह क्षेत्र है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, ये उनका तो- मुख्यमंत्री था, ये आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी का- हमारी ये तो पार्टी की भाजपा- चिंता करने ये की तो बजाय भाजपा के लिए वाकई सोच की बात है कि हिमाचल प्रदेश में जो हार हुई है, नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा चेहरा है, हिमाचल प्रदेश ट्रेंड रहा है, वाकई में अगर ट्रेंड गुजरात रहा है। नरेंद्र मोदी के कारण जीते तो हिमाचल भी नरेंद्र मोदी के कारण हारे, नहीं तो सामूहिक जिम्मेदारी ले। तो गुजरात चुनाव की बात करें तो कांग्रेस अब 17 सीटों पे, मात्र 17 सीटों पर सिमट गई। अब विपक्ष के लिए भी उतना मतलब जो होना चाहिए, जो सीटों की संख्या होना चाहिए, उससे भी बहुत कम है। तो अब कैसे विपक्ष के नेता के लिए 19 सीटें चाहिए, 2 सीटें आ भी जाती तो सिर्फ विपक्ष के नेता का प्रोटोकॉल मिलता, प्रोटोकॉल पर भी जनता नहीं- के लिए सड़कों पे उतरने के लिए 7 विधायक भी काफी हैं, 17 विधायक भी काफी हैं, और आपको जनता के बीच में उतरना पड़ेगा। आप तो क्यों असफल हुए उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। इसके पहले 70 से अधिक सीटें थी, क्या जनता के बीच में नहीं गए, जनता के लिए सड़क पर नहीं उतरे थी? जो 70 सीटों के 70 विधायक नहीं कर पाए, तो अब क्या मात्र 17 विधायक जो है वो अगले 5 साल तक वापस ही करने में सफल रहेंगे? सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस का इन 17 विधायकों के साथ होगा, पहले भी था। असफलताओं के लिए बिल्कुल विश्लेषण की आवश्यकता, और बड़ी असफलता है, इसको कहीं हमें तकलीफ नहीं है कि हमारी असफलता हुई है। गुजरात में हम बहुत बुरी तरह हारे, क्यों हारे? एक कारण तो आम आदमी पार्टी है। अब जब विश्लेषण होगा, जनता देखेगी कि उनका वोट किस तरह बर्बाद हुआ। जो आदमी चीख चीख के कह रहा था कि कांग्रेस 5 सीटों पे समझ जाएगी, कांग्रेस का वोट परसेंटेज 5% से भी कम रह जाएगा, उसकी स्थिति ऊपर वाले ने और जनता ने दिखा दी। और जो लोगों ने भ्रमित होकर आम आदमी पार्टी को वोट दिया, वो वापस कांग्रेस के पास में लौटेगा। कांग्रेस अपनी जनता के हितों के मुद्दों को उठाएगी, क्योंकि गुजरात की जिस तरह से भाई ने तारीफ की, मैं कुछ डाटा मोरबी तो अभी हमारे सामने है ही कि किस तरह से पुल टूटा, 100 दिन पहले बना हुआ, 4 दिन पहले बना हुआ पुल किस तरह टूटा। 4 लाख से ज्यादा लोग गुजरात में ऑक्सीजन की कमी से मरे, ये हमारे पास में डाटा है। इसके बावजूद भी वो आप जो मैं मानता हूं ना, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना एक अलग बात है, पर ये गुजरात का सौभाग्य नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बार जीत रही है। और तो गुजरात को क्या मिल रहा है, ये चुनाव में भी हमने जनता के सामने रखा, जनता ने हमें नकारा है। हाथ से भी कहीं ना कहीं सीटों में परिवर्तित नहीं कर पाए, वोट परिवर्तन नहीं हो पाए ना, जनता ने हमें नकारा है गुजरात में, हम उसको मान रहे हैं और उसके लिए हम विश्लेषण करेंगे। नारायण पटेल जी, जो हम वोटिंग की बात करें तो इस बार 5% कम वोटिंग हुई है, तो क्या कारण रहा कि लोगों का रुझान वोटिंग के प्रति क्यों नहीं? इतने 5% वोटिंग कम होना बड़ी बात है, मतलब काफी कम। ये बिल्कुल चिंता का विषय है। और लोकतंत्र में अगर हम चुनाव में जाते हैं तो मतदाता की जिम्मेदारी भी है और अधिकार भी है। वो 5 साल में एक बार कैंडिडेट आता है तो मतदाता को डालना चाहिए वोट, इसके लिए चिंतित भी हैं। और मेरा चुनाव आयोग से भी और सभी लोगों से, सभी राजनीतिक दलों से निवेदन है कि इसमें जागरूकता बढ़ानी होगी और अधिकारों से उनको अवगत कराना पड़ेगा और जिम्मेदारियां बताना पड़ेगी। ये गंभीर विषय है, मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। ये निराशा ये गुजरात चुनाव, हिमाचल प्रदेश के चुनाव ले ले या दिल्ली के एमसीडी के चुनाव ले ले, अब तीनों पार्टियां, अलग अलग दलों ने अलग अलग प्रदेशों में अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में क्या, गुजरात चुनाव के बाद में क्या उत्साह रहेगा मतदाताओं में, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं मध्य प्रदेश को लेकर? निश्चित रूप से गुजरात मध्य प्रदेश की पे जाएंगे या गुजरात फॉर्मूले? गुजरात से सटा हुआ मध्य प्रदेश है और गुजरात से काफ़ी प्रभावित होता है मध्य प्रदेश, और उनका रोटी बेटी का संबंध भी है। बहुत सारे लोगों के यहाँ रिश्तेदार है, हमारे रिश्तेदार है। निश्चित रूप से हम प्रभावित होंगे और वहाँ से प्रेरणा लेंगे। और वहाँ के संगठन से जो 90 लोग हमको भेजे थे, वहाँ हम 90 लोग मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन संभाग के थे, वो निश्चित रूप से उस मॉडल को समझा है और उसमें उन्होंने जो बारीकियाँ और ये अच्छी चीज़ें करी है उसको हम यहाँ लागू करेंगे और मध्य प्रदेश में भी हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। पटेल साहब ने कि वहाँ से प्रेरणा लेके तत्काल शिवराज सिंह चौहान को हटाएंगे, पूरा कैबिनेट बदला जाएगा, ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा लेके और अगले चुनाव में उतारा जाएगा। ऐसे नहीं, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, प्रेरणा लेके, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं और मध्य प्रदेश में वो फॉर्मूला टेबल पे ये झूठ बोल रहे हैं। कितना आपने तो बोला कि हम गुजरात से प्रेरणा लेंगे, गुजरात में भी तो 1 साल पहले किया गया, नहीं वो परिवार को हटाया गया, वही कार्यशैली से प्रेरणा लेंगे, कार्यशैली से लेंगे। और अच्छी बात है, शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्ति को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाना ही चाहिए। उद्धव ठाकरे जी का निर्माण किया हुआ संगठन है, इसमें से और बेहतर क्या किया जा सकता है वो और बेहतर करेंगे और प्रचंड रूप से हम सरकार बनाएंगे। सूरी जी, अब मध्य प्रदेश की बात चली है तो मध्य प्रदेश में क्या राहुल गांधी का जादू चलेगा? क्योंकि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली उसका मध्य प्रदेश में कितना असर होगा ये तो आने वाले चुनाव में मतदाता तय करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में
हिमाचल प्रदेश का फार्मूला लागू होगा या गुजरात का फार्मूला लागू होगा? नहीं, देखिए, मैंने निश्चित तौर पे सवाल उठाया, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है और पटेल साहब बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आज डायरेक्टली तो कुछ बातें कही नहीं जा सकती, पर उन्होंने इनडायरेक्टली संदेश देने का काम किया है कि प्रदेश की जनता को उन्होंने एक संदेश दिया है, जो गुजरात की प्रेरणा लेने की बात कही। ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व परिवर्तन करती है तो भी हम मुद्दों पर आधारित लड़ाई लड़ेंगे, नहीं करती तो भी हम मुद्दों पे आधारित लड़ाई लड़ेंगे। हमारे सामने है, और जनता ने 2018 में मध्य प्रदेश में क्या जनादेश दिया था, किस तरह से मध्य प्रदेश में घटनाक्रम हुआ, किस तरह सत्ता पे भारतीय जनता पार्टी वापस काबिज हुई, उपचुनाव के परिणाम निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे शासन प्रशासन के दम पे, वो सारी चीज़ें स्पष्ट है। शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है, 15 महीने का कमलनाथ का कार्यकाल है। हम जनता के बीच में लेके जाएंगे कि हमने 15 महीने में क्या कर सके। कमलनाथ जी वापस से मुख्यमंत्री जनता चाहेगी, आशीर्वाद देगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार 114, 109 नहीं होगा, इस बार 150 पार होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, और थंपिंग मेजोरिटी से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। क्या मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस के दावे हैं कितने, आपको लगता है कितने पुख्ता है कि कांग्रेस की सरकार वापस से एक बार कमलनाथ फिर मेहनत करेंगे, फिर सरकार बनाने की कोशिश करेंगे? आपको क्या लगता है किस तरह से कांग्रेस अब चुनाव मैदान में रहेगी मध्य प्रदेश में? कांग्रेस क्या करेगी वो तो कांग्रेस का जाने। वो चुनाव में उनके नेताएं भाग खड़े हुए। एक कैंडिडेट थे पंचमहल जिले में, राजेंद्र सिंह पटेल, उनको हालोल से विधानसभा सीट दी, उनको मैंडेट दिया और 1000 लोगों के साथ वो फॉर्म भरने जमा करने गए। कलेक्टर के सामने पार्टी का मैंडेट फाड़ के आ गए। वहाँ आनंद फानंद में एक मंडल अध्यक्ष है, पुराने भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष, उनको टिकट देना पड़ी। तो कांग्रेस का तो भगवान ही मालिक है, और वो सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपना देखे। पटेल साहब, पिछला जो चुनाव था वो कांग्रेस ने मेजोरिटी से जीता था, लेकिन वो ऐसी स्थितियां बनी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो वो भी तो तब भी तो जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था, मैंडेट दिया था, तब भी तो कांग्रेस के नेता वो चुनाव भले जीत जाए पर कांग्रेस अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाती है। राहुल गांधी जी से मैं निवेदन करूंगा, सूरी जी से निवेदन करूंगा कि राहुल गांधी को ये संदेश दे कि वो पार्टी जोड़ो यात्रा करे, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले। भारत जोड़ो यात्रा, भारत से जुड़ा हुआ है, और उन्होंने 1947 में इस देश को 2 टुकड़ों में इस पार्टी ने बांट दिया। वो भारत जोड़ो यात्रा का सपना देख रही है। और कर्नाटक के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि मैं भारत को समझने निकला हूं। अगर 18 साल कोई सांसद रहा हो और वो भारत को अब समझने निकला हो तो उस पार्टी का भगवान ही मालिक है। तो ये आज हम गुजरात चुनाव के विषय में चर्चा करने के लिए बैठे थे, और गुजरात चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अति उत्साहित है, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस मंथन में है कि कहाँ कमी रह गई और कहाँ इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि हम 70 से सीधे 17 पर आ गए, और 60 से अधिक सीटों का भी नुकसान दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी तो ऐतिहासिक बहुमत 1985 में 149 सीटें लेकर, जहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में और सबसे बड़े अंतर से जीतने वाली पार्टी बनी थी, वहां आज की तारीख में 156 से अधिक सीट की जो दिख रही है, रुझान जो आ रहे हैं, जो कंप्लीट जो बहुमत दिखाई दे रहा है, वो 156 सीट से अधिक है। तो 156 सीट के साथ में नरेंद्र मोदी का जादू चला है, और गुजरात में कहीं ना कहीं विकास मॉडल काम आया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का ट्रेंड रहा है कि एक बार अन्य दल, जो कांग्रेस पार्टी या अन्य दल की सत्ता होती है, फिर बाद में परिवर्तन होता है। इसी तरह राजस्थान में भी होता है। तो अब मध्य प्रदेश की बारी है, तो मध्य प्रदेश में किस तरह की तैयारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, और क्या कांग्रेस की रणनीति है, वो तो आने वाले अगले वर्ष के चुनाव में तय होगा। लेकिन गुजरात चुनाव ने एक कार्यकर्ताओं में जोश जरूर भर दिया, एक रक्त संचार हो गया, अलग सा संचार हो गया, और कार्यकर्ता जोश में नजर आ रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश में हमारे साथ अमीनुल सूरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, नारायण पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस परिचर्चा में शामिल हुए, इस डिस्कशन में शामिल हुए। आने वाले समय में हम खबर मध्य प्रदेश के माध्यम से और अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।